बाबा हर साल गांव से एक नई नौकरानी लेकर आते। कुछ वक्त बाद वह नौकरानी गायब हो जाती तो बाबा कहते किसी के साथ भाग गई। पर इसके बाद बाबा के पास बहुत सारे पैसे होते। इस बार बाबा हमें लेकर दूसरे शहर आ गए और अपना नाम बदल लिया और गुस्से से कहा कोई गांव नहीं जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी वालों के साथ घूमने गई तो हमारे ही गांव चली गई। जैसे ही गांव वालों ने मुझे देखा कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे बाबा के शर्मनाक जुर्म के बदले उन्होंने मुझे सड़क पर। उन दिनों हमारा घर मैदानी जंग का सा समा पेश कर रहा था। माँ सारा दिन बाबा पर लफ्ज़ों की बमबारी करती रहती और वह भी तेज चलाने का कोई मौका हासिल नहीं जाने देते। वजह थे बढ़ती हुई महंगाई और बाबा की बहुत कम आमदनी। आजकल तो हालात ऐसे हो गए थे कि एक वक्त की रोटी खाकर इस बात की उम्मीद भी नहीं होती कि दोबारा खाना मिलेगा भाई, यह नहीं। मुझे तो यही डर था कि उन हालातों के चलते बाबा मुझे कॉलेज छोड़ने का मशवरा ना दे दें। परेशानी भी की बढ़ती ही चली जा रही थी। बाबा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे गुजारा नहीं होगा। वह कहने लगे कि मैं अपने गांव जाऊंगा और वहां अपने दोस्तों से कर्ज लेकर आऊँगा। चलो कुछ वक्त तो सुकून से गुजरेगा। माँ ने बाबा की बात को सुना और कहा कि भूख और गरीबी में कटने से अच्छा है किसी का कर्ज लेकर बेहतर ज़िंदगी जिए। अगले ही दिन बाबा गांव के सफ़र पर रवाना हो गए थे। माँ ने हम सबसे कहा कि दुआ करो तुम्हारे बाबा को कर्ज मिल ही जाए, ना हो कि यह उम्मीद भी हमसे छिन जाए। मुझे बस अपनी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी, इसलिए मैं उठते बैठते दुआ करने लगी। खैर 2 दिन बाद जब बाबा वापस लौटे, यह देखकर माँ और मैं दोनों हैरान रह गई कि उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी जिसकी उम्र लगभग मेरी ही जितनी थी। माँ गुस्से से बोली घर में तो पहले ही भूखन मरने की नौबत है और खाने वाली को लेकर आए हूँ। अपनी औलाद तो भूखों मर रही है, अब यह कहो कि इस लड़की को कहाँ से खिलाओगे। माँ के दिमाग में अभी सिर्फ खाने की टेंशन चल रही थी, जबकि मेरा दिमाग बहुत तेज़ से दौड़ रहा था। मैं सोच रही थी कि यह जवान और हसीन लड़की है, कहीं बाबा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। मैं यह सब कुछ सोच ही रही थी तो बाबा कहने लगे कि इस लड़की हमारी गांव की बेटी है, इसके बाप का देहांत हो गया था, यह मददगार और बेसहारा रह गई है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। घर का काम काज करेगी, तुम्हारा हाथ बटाती रहेगी। हमारी नीलिमा तो वैसे ही कॉलेज जाती है और इससे छोटी शिल्प स्कूल, तुम अकेले सब्जी रोटी करती हो तो मुझे अफसोस होता है। माँ बोली तुम भी कमाल कर रहे हो। अब तो वह ज़माना आने वाला है कि मुझे और मेरे बच्चों को खुद दूसरों के घरों में बर्तन मांजने के लिए जाना पड़ेगा और तुम हमारे लिए काम वाली लड़की लेकर आए हो। बाबा बोले तुम हमेशा ही ऐसी मायूस करने वाली बातें करती हो। कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त मुझे कर्ज दे जाएगा। दरअसल उसकी फसल अभी पकी नहीं थी, जब बेच देगा तो वह मुझे पैसे पकड़ा कर जाएगा। तब तक हम किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे। बाबा की बातें सुनकर माँ सुकून में हो गई, जबकि मेरा दिल बेइंतहा खुश हो गया। पैसे मिल जाने से जिसका यही मतलब था कि मेरी पढ़ाई अधूरी नहीं रहने वाली थी। माँ ने भी नौकरानी आ जाने पर खूब फ़ायदा उठाया। माँ ने पूरे घर की साफ सफाई करवाई, यहाँ तक कि सालों से बंद पड़ा स्टोर रूम भी खुलवाकर साफ करवाया था। नए पुराने सब बिस्तर भी धुलवा दिए थे। माँ बहुत खुश थी। वह उठते बैठते यही कहती इस लड़की के आ जाने के बाद गंदी औलादों को काम कहने की मजबूरी ख़त्म हो गई, या तो बिना कुछ कहे ही सारा काम कर देती है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन माँ मेरे कमरे में कहने लगी रोहिणी तुम्हारे पास है क्या। मैंने कहा नहीं माँ, और बोली इसका भला यह क्या काम करेगी। रोहिणी हमारी नौकरानी का नाम था। माँ के चेहरे पर फिक्र ही फिक्र थी। वह खुद ढूंढ रही थी और बोल रही थी अगर वह यहाँ भी नहीं तो कहाँ जा सकती है। मैं बोली माँ क्या हुआ है। माँ कहने लगी मैंने सारा घर छान मारा मगर रोहिणी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तुमने उसको देखा तो नहीं। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली यही कहीं होगी। उसने कहा जाना है, आप ज़रा ध्यान से तलाश करो, यह भी मुमकिन है कि वह काम के डर से किसी कोने में छिपी बैठी हो। माँ ने अजीब सी नज़रों में मेरी तरफ देखा था और बोली वह कोई नीलम थोड़ी ही ना है जो काम से छुपती फिरे। इतना कहकर माँ मेरे कमरे से निकल गई। मैं फिर से अपने आप में बिजी हो चुकी थी, मगर मुझे भी इस लड़की का ख्याल आया तो उठकर कमरे से बाहर आ गई। माँ और शिल्पी बहुत परेशान नजर आ रही थी, जबकि बाबा के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। मैं आगे बढ़कर बोली क्या हुआ है, रोहिणी नहीं मिली। बाबा ने मुझे खा जानी निगाहों से देखा और कहा तुम सब की सब बेकार हो, एक लड़की का ख्याल भी नहीं रखा जाता तुम लोगों से। अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर देखने की जहमत ही नहीं करनी होती है। तुम सबको एक काम वाली लड़की क्या मिल गई। तुम सबके तो होठ ठिकाने नहीं थे। अब करो ऐस। जब वह घर से भाग गई है तो इसके चाचा ने बड़े मान से अपनी भतीजी मुझे सौंपी थी और यह भी कहा था कि मेरी बच्ची किसी लड़के को पसंद करती है। हमने इसकी छानबीन कराई तो यह बात खुली वह अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए हम अपनी बेटी को इससे दूर रखना चाहते हैं। आप कुछ वक्त
के लिए हमारी बेटी को अपने साथ शहर ले जाऊं। जो वह लड़के को भूल जाएगी तो हम इसे वापस बुला लेंगे। मुझे तो लगा था कि यहाँ वह सुरक्षित रहेगी, मगर वह इधर से भाग गई। अब मैं इसके चाचा को क्या जवाब दूंगा? यह बात सच में बड़ी परेशान करने वाली थी। हम पर तो पुलिस केस भी हो सकता था। बाबा भी सोच सोच कर गुस्सा हो रहे थे। रोहिणी के चले जाने के बाद हमारे घर में जैसे सुकून ख़त्म हो गया था। हम सब हर वक्त घबराए से रहते थे कि अब पुलिस आई। हर वक्त यही डर लगा रहता था। बाबा ने अपने दोस्तों को बताया था कि उनकी भतीजी घर से भाग गई है। उन्होंने भी बाबा को बुरा भला कहा था और उन्हीं पर ही इल्ज़ाम ठहराया था। चंद दिन गुजर गए तो उनका फ़ोन आ गया था। वह रोए और परेशान थे और बाबा से माफ़ी मांग रहे थे। वह कहने लगे हमारी बच्ची में ही कसूर था, इसलिए तो उसे आपके पास भेजा था, मगर इसने झूठा नाटक किया था। रोहिणी के चाचा की ऐसी बातें सुनकर बाबा की फिक्र खत्म हुई। मैंने भी खुश हो गई। बाबा के सर से मुसीबत टल गई। इसी दिन बाबा का दोस्त उन्हें कर्ज की रकम भी दे गया। बाबा ने जब यह बात बताई तो घर में खुशियां फैल गई थी। माँ कहने लगी आप कितने पैसे लेकर आए? बाबा हंसकर बोले इतने कि चंद महीने तुम आराम से गुजार सकोगी। बाबा ने माँ के हाथ में 50,000 रुपये रख दिए थे और बोले इन पैसों से अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े बना लो। माँ का तो मुंह खुला खुला रह गया। हमने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। हमारे घर में शुरू से ही गरीबी का राज था, मगर जब से महंगाई ज़्यादा हुई तब से बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। फिर मेरे कॉलेज की फीस भी ज़्यादा थी। हम तीनों माँ बेटियाँ बाजार की तरफ चल दी थी। हमने अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें खरीदी थी। फिर जब भूख लग गई तो खाना भी बाहर से ही खा लिया था। पैसे एक बहुत बड़ी नेमत है। पैसे के साथ ज़िंदगी के नए नए मसले हल हो जाते हैं। बाबा हम पर खूब पैसा खर्च किया करते थे। माँ को बिन मांगे ही बहुत सारे पैसे देते रहते। हम बहनों के मुंह से जो भी निकलती उसे फ़ौरन से दिला देते। पहले हमें घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। अब तो माँ सहेलियों के घर भी जाने की इजाज़त दे दिया करती थी। आज शाम मेरी सहेली पलक का बर्थडे था। वो बहुत ही अमीर और खाते पीते लोग थे। उसने कॉलेज के सभी दोस्तों को अपने घर इनवाइट किया था। मैंने माँ से कहा कि मैं भी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ। माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। ठीक है तुम चली जाओ। माँ ने ना सिर्फ मुझे जाने की इजाज़त दी थी बल्कि बाबा तोहफे के लिए पैसे भी दिला दिए थे। मुझे तो अपनी ज़िंदगी के इस काया पलट समझ ही नहीं आ रही थी। यह दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। कहने को तो हम रईस ख़ानदानी में से थे। मेरे दादा का नाम ख़ानदानी लोगों में शामिल था। काफ़ी ज़मीनें थी हमारे पास। पर यूँ हुआ कि बाबा की शादी माँ से हो गई। वह गांव में रहना नहीं चाहती थी। वह अलग किस्म की औरत थी। वह गांव के सुझाव से निकल जाना चाहती थी। उन्हें अपनी बेटियों का भविष्य बनाना था। इसलिए बाबा को इस बात पर राजी करने में कामयाब भी हो चुकी थी। गांव की ज़मीन वगैरह बेचकर हम शहर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वह लोग शहर आए तो उनके पास बहुत से पैसे थे। उन्होंने बहुत वक्त एक अच्छा सा गुजारा था, मगर क्योंकि हम दो बहनें अभी बहुत छोटी सी थी इसलिए हमें याद ही नहीं था कि हम पर कभी अच्छा वक्त भी गुजरा था। खैर मैं शाम को खूब महंगा सा तोहफा लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच चुकी थी। उसने अपने सभी दोस्तों और साथियों को बुला रखा था। मैं एक कुर्सी पर बैठी खुद को अमीर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एक लड़का मेरी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया था। वह कहने लगा मैं इस खाली कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इजाज़त दे देना ठीक है, या कह के कि इधर न बैठो। मगर मैं ऐसा कहने से डर रही थी, कहीं उसे मेरी क्लास का अंदाज़ा ना हो जाए। मैं किस किस्म के घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने बस सर हिला दिया तो वह लड़का मेरे बराबर आकर बैठ गया। कहने लगा आप मेरा नाम जानती है? मेरा नाम फैज़ल है और मैं पलक का कज़न हूँ। आप जब से पार्टी में आई हैं मैं चाह कर भी आपको अपनी नज़रों से हटा नहीं सका। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आपके हुस्न के आगे बेबस हो गया हूँ, इसलिए आपसे बात करने आ गया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी, इसलिए आज दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फैज़ल मुझसे बातें कर रहा था और मैं बस सिर हिलाती जा रही थी। फिर घर वापसी का वक्त आया हुआ तो पलक ही मुझे अपने कज़िन फैज़ल के साथ घर छोड़ने आई थी। यह सब मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी। मुझे नए जज्बात मिले थे। अगले दिन कॉलेज में मुझे पलक ने बताया था कि इसका कज़न तो बस मेरी ही बातें कर रहा था। वह मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ और मेरा नंबर मांग रहा था। पलक ने उसे मेरा नंबर भी दे दिया था। अगले ही दिन मुझे फैज़ल के मैसेज आने लगे। उसने मुझसे अपनी बेताबी का इज़हार किया और यह भी कहा था कि वह मुझसे प्यार करने लगा है। मैं हैरान थी कि एक ही मुलाकात में प्यार कैसे हो सकता है भला। खैर जो भी था मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी फैज़ल के साथ बातें करने लगी थी।
उसने मुझे बताया कि वह शहर की सबसे बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसने मुझसे भी कहा था कि तुम अपना कॉलेज ख़त्म करके मेरी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लेना। मुझे फैज़ल इस कदर अच्छा लगने लगा था कि वह जैसा कहता मैं वैसा ही करने लगी थी। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए थे, अब बस रिज़ल्ट का इंतज़ार था। मैं बाबा से कह दिया था कि मैं तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे पर परेशानी आई थी। वह कहने लगे, नीलम, तुम्हें जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। अब तो मैं तुम्हारी शादी कर तुम्हें विदा कर देना चाहता हूँ। बाबा की यह बात सुनकर मेरे तो सर से आसमान टूट पड़ा था। मैं बोली, बाबा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हासिल करे बिना शादी नहीं करूँगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अभी तक मुझे फैज़ल ने शादी का कोई ऑफ़र नहीं किया था। उसने 1-2 बार बातों ही बातों में मुझसे कहा था कि वह पढ़ाई पूरी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला करेगा। बाबा मेरी बात सुनकर चुप हो गए। इधर फैज़ल मुझसे मिलने की जिद कर रहा था, मगर अभी मैं हिचकिचा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या इस तरह मिलना सही रहेगा, क्योंकि माँ ने सारी ज़िंदगी हम पर बहुत सख्ती की थी। उन्होंने सही और गलत का हमारे दिमाग में फिट कर दिया था। अब यह बात है कि माँ पैसों की चकाचौंध में ज़िंदगी में इस कदर खो चुकी थी, उन्होंने हमें रोकना-टोकना भी छोड़ दिया था। मैं इसी कशमकश में उलझ गई कि मुझे फैज़ल की बात मान लेनी चाहिए या इसे टाल देना चाहिए। उन्हीं दिनों बाबा कहने लगे कि मैं चंद दिनों के लिए गाँव जाना चाहता हूँ। मुझे गाँव की फ़िज़ा बहुत याद आती है। मैं शहरी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। 1 हफ़्ता रहूँगा और फिर लौट आऊँगा। बाबा चले गए थे, तो पीछे से मैंने भी फैज़ल से मिलने का फ़ैसला कर लिया था। न जाने बाबा के जाने के बाद मुझे आज़ादी का एहसास क्यों हो रहा था। हालाँकि उन्होंने तो हम पर कभी किसी किस्म का कोई रोक-टोक नहीं लगाई थी। फैज़ल ने मुझे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। फिर उसने मुझसे कहा कि आज का पूरा दिन तुम मेरे नाम कर दो। मैंने हामी भर ली। तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं तन्हाई पसंद सा इंसान हूँ। मुझे इस कदर शोरगुल में मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर चलता हूँ। फैज़ल की बात सुनकर मेरे दिमाग में घंटियाँ बजने लगी थी। मैंने इनकार कर दिया। तो फैज़ल ने मेरी आँखों में आँखें डालकर कहा, मैं इस इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। मैं बोली, दरअसल मुझे घर जल्दी जाना है। माँ मेरे लिए फ़िक्र कर रही होंगी। फैज़ल बोला, मुझे सच-सच बताओ, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं है? पहले तो तुम सारा दिन मेरे साथ गुज़ारने पर राज़ी थी और अब अचानक से तुम्हें याद आया कि तुम्हारी माँ परेशान होंगी। मैं चुप ही रही थी। तो फैज़ल कहने लगा, जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। आज मैं दोस्ती ख़त्म करता हूँ। फैज़ल की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया हो। मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैं बोली, फैज़ल, या तुम क्या कह रहे हो? इतनी सी बात पर रिश्ता ख़त्म नहीं किया जा सकता। फैज़ल खामोश ही रहा था। मुझे लगा था कि आज आज अगर वह सब ख़त्म करके चला गया तो मैं पागल हो जाऊँगी। मैंने फैज़ल की आँखों में आँखें डालकर कहा कि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। फैज़ल खुश हो गया था और यूँ हम दोनों इसके दोस्त के फ्लैट में मौजूद थे। फैज़ल ने मुझे चाय बनाई कर पिलाई। मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत गहरे राज़ों से वाकिफ़ किया। वह कहने लगा कि हम दोनों हमेशा इतनी शोर वाली जगह पर मिले हैं कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत तो नहीं दिखा पाया। मेरे वजूद पर बहुत से दाग हैं। मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही बाबा के दोस्त से भाग कर शादी कर ली थी। मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। मैं बहुत अकेला रहा हूँ। फैज़ल मुझे अपने आप ही सब कुछ बताता रहा। उसकी बात सुनकर मुझे उससे और मोहब्बत हो गई। मैंने खुद से फैसला किया कि मैं इस टूटे हुए इंसान को जोड़ने की भरपूर कोशिश करूँगी। वह दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन था। मैं फैज़ल के साथ फ्लैट में जाने के लिए हिचकिचा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत अजीब-सी बातें सुन रखी थी। लड़के-लड़कियों को धोखे से किसी दोस्त के घर ले जाते हैं और फिर उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर देते। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फैज़ल ने मेरा हाथ तक नहीं थामा था। मैंने शुक्र किया था कि मैं फैज़ल के साथ वहाँ चली गई थी। मैं मोहब्बत के इस मुकाम पर पहुँच चुकी थी कि मैं फैज़ल को इसकी गहराई तक जानना चाहती थी। आज इसने मेरे साथ जो राज़ शेयर किए थे, उसने मुझे अपनी नज़रों में बहुत ख़ास बना दिया था। मैं घर लेट ही पहुंची थी। मुझसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि नीलम, तुम आज सारा दिन कहाँ रही। 3 दिन के बाद बाबा गांव से वापस आए थे। हैरत की बात तो यह थी कि इस बार भी उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद थी। यह लड़की तो मुझसे भी छोटी थी। बाबा ने बताया कि यह वह लड़की काम के लिए लेकर आए हैं। माँ यह बात सुनकर खुश हो गई थी। वह कहने लगी कि गांव की लड़कियां बहुत तगड़ी होती हैं और घरदारी से अच्छी तरह वाकिफ होती हैं। यह लड़की देखने में काफ़ी मासूम सी थी, मगर बाबा ने कह दिया था कि इस पर पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है, कहीं से भी शहर की हवा न लग जाए।
बाबा की बात सुनकर हम सब हैरत में आ गए थे। हम नहीं चाहते थे कि एक और काम वाली लड़की से हाथ धो बैठे, मगर हमारी सारी बातें नाकाम हो गई थी। वह लड़की एक रात हमारे घर से भाग गई थी, ना जाने वह कहाँ चली गई थी। जब हम सुबह सोकर उठे तो घर में मौजूद नहीं थी। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन अब की बार माँ काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। वह कहने लगी कि तुम कैसे काम वाली लेकर आते हो जो फ़ौरन भाग जाती है। अब वह खुद हैरान थे कि ना जाने या गांव की अनपढ़ लड़कियां शहर में आकर इतनी तेज कैसे दिखाई देती हैं। ना जाने वह शहर के रास्तों से कैसे वाकिफ हो जाती हैं। इस लड़की के जाने के बाद भी हमें बहुत अफसोस था, मगर कहते हैं ना, मुश्किल के साथ आसानी है। हमारे घर से एक लड़की भाग गई थी। हमें बहुत फिक्र थी कि आगे क्या होगा, मगर ऊपर वाले ने हमें आसान कर दी थी कि उन्हें बाबा के किसी रिश्तेदार ने बाबा को अच्छी खासी रकम यह कह कर दी थी कि मैंने यह पैसे तुम्हारे बाबा से उधार लिए थे। सारी ज़िंदगी हम पर गरीबी रही, इसलिए लौटा नहीं पा सके थे। अब मेरे बेटे कामयाब हो गए हैं, तो मैं यह पैसे वापस करने के लिए आया हूँ। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, नीलम, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाली बात सुनकर परेशान हो गया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर तुम्हें आगे कैसे पढ़ाता। तुम बहुत नसीब वाली हो मेरी बेटी। देखो, तुम्हारे हिस्से का पैसा खुद चलकर हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। बाबा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। मैंने यह खुशखबरी फैजल को सुना दी। वह तो बहुत खुश हो गया था। फिर वह दिन भी आ गया जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। अब मेरा और फैजल का सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। जब कभी कभार वह बहुत ही उदास हो जाता तो मुझे यूनिवर्सिटी से अपने दोस्त के फ्लैट पर ले जाया करता। फिर वह मुझे बचपन के किस्से बताता। मैं इसको हौसला देती रहती। एक बहुत ही खूबसूरत दिन फैजल ने मुझे अपनी मोहब्बत इजहार कर दिया था। उसने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई गई, मगर कोई भी मेरे दिल में जगह हासिल करने में नाकाम रही जो तुम्हारी ही है। मैं तो खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी में चैन ही चैन लिखा है। मुझे कहाँ पता था कि ज़िंदगी पलटा खाने वाली है, मुझे पाताल की गहराइयों में फेंकने वाली है। हुआ कुछ यूं कि बाबा एक बार फिर से गांव जाकर हमारे लिए काम वाली ढूंढ लाए थे, मगर कुछ ही रोज के बाद वह भी भाग गई। अब तो गांव वाले बाबा के मुंह तक आने लगे थे। वह बाबा से अपनी लड़कियों का तगाजा कर रहे थे। बाबा बेचारे अब उनको कहाँ से ढूंढते। बाबा ने फैसला कर लिया था कि हम शहर ही बदल लेंगे, और हमें भी सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी हमारे गांव नहीं जाएगा। मुझे भी गांव में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। असल बात तो यह थी कि मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी थी और सबसे बढ़कर यहाँ फैजल था। मैंने अपनी पढ़ाई वाला मसला बाबा के सामने रखा तो वह कहने लगे कि शहर छोड़कर जाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अब तुम नहीं जाना चाहती तो कुछ दिनों के लिए किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मुझे यह मशवरा अच्छा लगा था। फैजल इस बात से भी फिक्र था कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जा रही थी और बाबा शिल्पी के साथ दूसरे शहर चले गए। मुझे फैजल के साथ हर वक्त गुजारने की खुली छूट मिल गई थी। हम हर पल हर लम्हा साथ में रहते। एक दिन फैजल का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि मेरी पहल हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से मेरे ठिकाने पर पहुंचो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं मान गई थी। फ्लैट पर पहुंची तो फैजल बुरी तरह से रो रहा था। वो मुझे बता रहा था कि आज मैंने अपनी माँ को देखा, वह किसी दूसरे के साथ बहुत खुश थी। इसे तो याद भी नहीं कि मैं हूँ। मैंने फैजल का हौसला बढ़ाया, उसको हमदर्दी दिखाई। वह सुकून में हो गया था। उठकर मेरे लिए चाय बनाने चला गया था। हम दोनों ने मिलकर चाय फिर मैं गहरी नींद में सो गई। ना जाने कैसे जब मैं सोकर उठी तो पता चला कि मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। मैं फुट फुट कर रोने लगी थी। फैजल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उससे इल्ज़ाम दिया कि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। फैजल ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त तो बहुत दिमागी परेशानी से गुजर रहा था। फिर फैजल कहने लगा कि हम दोनों ने वैसे भी शादी ही कर लेनी है, इसलिए इस वाक़या को भूल जाओ। मैं फैजल से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी बात मान ली। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी वालों ने एक ट्रिप अरेंज किया था। वह किसी गाँव में हमें लेकर जाना चाहते थे। मुझे गाँव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे फैजल ने मजबूर किया था। वह कहने लगा, मैं कभी गाँव नहीं गया हूँ, हम इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने फैजल की बात मानी। हम गाँव के सफ़र पर रवाना हो चुके थे। मुझे क्या अंदाज़ा था कि हम इस गाँव में चले जाएंगे जो हमारा खुद का गाँव था। मैंने सब कुछ पहचान लिया था कि ना जाने अब क्या होगा। मुझे भी एक औरत ने पहचान लिया था। वह कहने लगी कि तुम चौधरी की बेटी हो ना। मैं घबरा गई। वह औरत मेरा जवाब सुने बगैर ही चली गई और फिर देखते ही देखते वो और सब गांव वालों को भी ले आई। गांव का सरपंच भी इधर आ गया था। मेरी यूनिवर्सिटी वालों के सामने क्या तमाशा बन चुका था।
गांव की सड़क पर ही वह सरपंच बोला कि चौधरी इस गांव की 3 बच्चियों को यहाँ से यह कहकर ले गया कि वह उन्हें शहर में नौकरी दिलवा देगा, मगर कुछ ही दिनों बाद वो ये कह देता कि लड़कियां तो घर से भाग गईं। यह बात हमारे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। पुलिस को हमने बीच में डाल लिया था, तो पता चला कि वह तो हमारे गांव की बच्चियों को पैसे के बदले बेच रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा, तो पता चला कि वह फौरन फरार हो चुका है। अब हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा बाप खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। गांव की सरपंच ने इशारा किया तो गांव की 2 मोटी मोटी महिलाओं ने मुझे खींचकर हवेली में ले गई और जहां मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं तो बुरी हालत में थी। एक ही वक्त में मुझ पर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा बाप क्या सच में इतना बुरा शख्स था? वह पैसों के बदले दूसरों की बच्चियों को बेचता था। फिर मैं अपने दोस्त के सामने भी तो बेइज्जत हो गई थी। फैजल के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। चंद रोज में ऐसे ही बंद रही थी। मुझसे मेरे बाप का ठिकाना पूछा गया तो मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं एक मुजरिम का साथ नहीं देना चाहती थी। पुलिस ने छापा मारकर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। बाबा ने बयान दिया कि उन्होंने तीनों लड़कियों को कोठे पर भेज दिया था। यह तो शुक्र था कि उन्हें वापस ले आया गया था। मुझे भी गांव के सरपंच ने छोड़ दिया। मैं वापस आ गई थी। फैजल ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। वह कहने लगा, तुम मेरे लिए बेकार हो गई हो, जाओ यहाँ से। मैं उसके कदमों में गिर गई और बोली कि मेरे बाप ने जो कुछ किया इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे सज़ा मत दो। फैजल कहने लगा, दरअसल मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजार ही कर रहा था। मेरी एक फैमिली है, मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारी हमदर्दी समेटकर तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम्हारा बाप दूसरों की बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहा था, फिर बताओ भला तुम्हारे साथ कैसे बुरा ना हो। मैं चुपचाप वहाँ से लौट आई थी। इस किस्से को 7 बरस गुजर गए थे। माँ का देहांत हो गया था। बाबा अभी तक जेल में थे। मैं और शिल्पी बापा के गुनाहों की सज़ा भुगत रहे थे। हम दोनों बहुत मजबूरन मददगार हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों की अपनी बेटियां हैं वह कभी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा लौट कर ज़रूर सामने आता है।